हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और जैसा आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे होंगे, गेट 2021 IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल न्यू सिलेबस। ठीक, सो यार मैं आपको बता दूं कि इस बार जो गेट का पेपर होने वाला है इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 25 जुलाई 2020 को जिस डेट में गेट 2021 IIT बॉम्बे ने वालों ने नोटिफिकेशन लाया था, जहां पे जो गेट का पेपर होने वाला है, अगर हम बात कर रहे हैं गेट का पेपर, तो उसके डेट्स आ चुके हैं 5th, ठीक है, 6th और 7th फरवरी और 12th, 13th और 14th। ये तो ये मेरे पास बात हो रही है यहाँ पे फेब 2021, जहां पे गेट का पेपर होने वाला है। ठीक, इस डेट वो डिसाइड किए हुए हैं। और 25 जुलाई को नोटिफिकेशन में खास इंपॉर्टेंट चीज ये था, जिसके लिए मैंने वीडियो से बना के रखे हुए यूट्यूब पे, कि सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट कि वो भी गेट के पेपर में अपीयर हो सकते हैं। ये तो बढ़िया हो गया ना। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो मैंने यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है कि क्यों आप लोग के लिए थर्ड ईयर में गेट देना ज्यादा जरूरी होती है एज कंपेयर टू फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में आपको दोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फोर्थ ईयर में दोगे, लेकिन थर्ड ईयर में अगर आप गेट निकाल ले तो आपके पास क्या फेवरेबल केसेस यहाँ पे आएंगे आपको लाइफ को लेके, आप कितना अपने लाइफ को ऊपर लेके जा सकते हो अगर आप गेट में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई ब्रांच के और भी है ना तो भी देख लो चलता क्या है। ठीक, लेकिन स्पेसिफिकली आपको बोलूं मैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन से पेपर दे सकते हैं या फिर अपने पास फिजिक्स से। अगर ये बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में दे सकते हैं। तो ये अपने पास चांस यहाँ पे आ चुका है फॉर इलेक्ट्रिकल, जहां पे मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही है ना। लेकिन सबको देखना है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं इसका रीजन बता रहा हूं। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इलेक्ट्रिकल, ईसी या फिर अपने पास फिजिक्स, ये तीन चीज मेरे पास आई है कि जहां पे जितने भी ब्रांच के जो लोग भी हैं उनके पास उनसे रिलेटेड एक और ब्रांच में आप पेपर दे सकते हो सेम ईयर पे। मतलब आप किसी भी गेट के पेपर को, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप आईएन के पेपर को भी अटेम्प्ट ले सकते हो। तो भाई आपके पास चांस ये होगा कि अगर आपका लेट सपोज किसी में अच्छा रैंक नहीं आ पाता है, कोई दिक्कत हो गई आपको, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपके पास एक और ऑप्शन होगा, तो जो भी आपका रैंक अच्छा बनेगा आप उसमें चाहे वो कोर ब्रांचेस में एमटेक कर सकते हो या इंटर डिसिप्लिनरी भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया प्लान गेट 2021 में किया गया IIT बॉम्बे ने, जो कंडक्ट करने वाला है पेपर इस बार, है ना। तो इस बार पेपर जो IIT बॉम्बे वाले डिजाइन करेंगे, है ना। तो यहां पे मेरे पास एनालिसिस है। और अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे जहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा डिस्कशन किया हुआ है सिलेबस का, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले तो इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस पता होना चाहिए, और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स का आपको एनालिसिस पता होना चाहिए। तो फिजिक्स के लिए वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ठीक, तो यहां पे तीन टाइप के चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो मेरे पास था एमसीक्यू क्वेश्चंस, जहां पे नेगेटिव मार्किंग थी। मैं दूसरा बात कर रहा हूं यहां पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इससे सब लोग डरते हैं, लेकिन यहां पे तीसरा चीज आया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेबल हो गया। वो क्या सर? कि अपने पास एमएसक्यू ये आ गया है। सर एक बार बताइए तो ये क्या है? एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, मतलब कि आपके पास एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन गिवन है तो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि उस चारों में एक ही सही होगा। हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शन सही हो जाए। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है सर? पता है इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे ए, बी, सी और मेरे पास ये हो गया डी, 4 ऑप्शन गिवन है, और उसमें से लेट सपोज ए, सी और डी ये एक्चुअल इसका आंसर है उस क्वेश्चन का, और आपने यहाँ पे सी को करेक्ट करके आया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। अगर आपने ए और सी को यहाँ पे करेक्ट किया तो वो भी गलत हो गया। आपको यहाँ पे ए, सी, डी तीनों को
टिक करके आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको ना अब किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके डिटेल में एनालिसिस करते हुए आपको पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करना है। कई लोग होते हैं ना कि भाई गेट का प्रिपरेशन करना है, गेट का सिलेबस उठाते हैं, फिर देखते हैं टॉपिक देखते हैं, उसके बाद गेट के प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है 20 साल पुराने पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गई तैयारी, गेट पे रैंक भी आ गया। कई लोग का किस्मत काम करता है, तुक्का काम कर जाता है, तुक्का जो हम लोग अपना फेवरेबल केस मानते हैं हमेशा, तो कई लोग किस्मत काम चल जाती है ना, कई लोग किस्मत बहुत खराब होती है, तो उन लोग यहाँ पे अपनी चीजें आजमा लेते हैं और कई लोग आजमा नहीं पाते। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज एडवांटेज किसके लिए होगा पता है? जो लोग बहुत डीप स्टडी करते हैं, मतलब आपको हमेशा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट बुक्स, फॉरेन राइटर के, इंडियन राइटर, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी रेफरेंस बुक आपको पसंद आता है। ठीक, तो क्या है कि ना इस बार गेट वालों ने इसको ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो भी गेट पेपर निकालेगा वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के बाहर निकलेगा। मतलब जब वो गेट में अच्छा रैंक ले आया तो उसको एक टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स के जो नॉलेज होंगे ना वो बहुत बेहतरीन वे पे होंगे। तो जब भी आईआईटीज में इंटरव्यूज होंगे या जब भी आप एमटेक में आप रिक्रूटमेंट के लिए बैठोगे तो इस सब चीजों में ना आपका ये सब डीप स्टडी करना हेल्पफुल रहेगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए एमएसक्यू लाना मेरे को लगता है ये बहुत ही बढ़िया स्टेप रहा हुआ है पूरे यहाँ पे गेट 2021 बाय आईआईटी बॉम्बे। ठीक, तो अगर मैं जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहे हो गया पूरा यहाँ पे मैंने ओल्ड सिलेबस और ये न्यू सिलेबस रखा हुआ है, तो इसका कंपैरिजन में आपको बता दूं कि क्या क्या न्यू एक्चुअली ऐड हुआ है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं सर जनरल एप्टीट्यूड का, सबसे पहले अगर बात कर ले यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का, तो भाई ये यहाँ पे जैसा वैसा ही है, 15 मार्क्स यहाँ पे फिक्स्ड है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, रीजनिंग हो गया, फिर मेरे पास वर्बल एनालिसिस, ये सब कुछ इंग्लिश, ये पार्ट पूरा, तो ये सब कुछ पहले सा ही है वैसा जैसे 15 मार्क्स का आया करता था। लेकिन अगर मैं यहीं पे ही बात कर लेता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जो यहाँ पे मैं ये सब्जेक्ट लेता हूं, बिल्कुल जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग मैथ सब लेता हूं मैं। ठीक, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से इन लोगों ने इस बार क्या कर दिया है कि 13 मार्क्स के फिक्स कर दिया है कि 13 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। पहले ये फिक्स नहीं था, पहले ऊपर नीचे होते रहते थे मार्क्स इंजीनियरिंग मैथ से, लेकिन अभी फिक्स हो गया है लाइक एप्टीट्यूड। ठीक, तो यार यहीं पे अपने पास कितने मार्क्स हो गए सर? 28 मार्क्स तो यहीं पे ही हो गए। ठीक, अब उसके बाद अगर मैं बोलूं कि सर मैथ्स में कोई चेंजेस हुआ है क्या, तो यार मैथ्स में ना बहुत अच्छा चेंज हुआ है। क्या कि यहां पे न्यूमेरिकल मैथड्स ये टॉपिक अपने पास अब नहीं रहा, भूल जाओ इसको मैथ्स के लिए। और ट्रांसफॉर्म थ्योरी, इस ट्रांसफॉर्म थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं सर? अपन पढ़ते हैं यहाँ पे मेनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ यहां से स्किप हो गया। लेकिन खुश मत हो, खुश नहीं होना आपको, क्यों पता है? क्योंकि ट्रांसफॉर्म थ्योरी तो आप ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उसमें सिग्नल सिस्टम में तो पढ़ते ही हो ना, तो आपको यहाँ पे नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, तो ये अगर अपन मैथ्स को देख रहे हैं तो लीनियर अलजेब्रा बाकी वैसे ही है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, तो यार मुझे दिख रहा है कि सब कुछ है। और जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया था ना लास्ट वीडियो में, तो वहां पे कोरिलेशन और रिग्रेशन हट चुका था, लेकिन इलेक्ट्रिकल में है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल में कोरिलेशन रिग्रेशन है, जहां से क्वेश्चन एक आध तो दिख जाता है कभी कभी। ठीक, तो ये तो मेरे पास बात हो गई जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स के लिए। अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, किसके लिए सर? टेक्निकल सब्जेक्ट्स। चलो बात कर लेते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। तो अगर मैं गेट की बात करता हूं तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 100 मार्क्स के पेपर में सर 28 मार्क्स तो यहीं पे ही हो गए, तो बचे कितने अपने पास सर? 72 मार्क्स के। तो 72 मार्क्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और यार इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंथी होता है, पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी होता है, इसको आसान नहीं हो पाता है एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पूरा कवर करना और एक रैंक लेके आना, लेकिन फिर भी लोग रैंक लेके आते हैं, सैल्यूट है उनको। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना बेसिक सब्जेक्ट है और फेवरेट सब्जेक्ट, जो लोग भी गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो नेटवर्क से ही करते हैं, और इसको हम लोग सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, तो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं नेटवर्क के लिए, तो यहां पे ना अगर मैं प्रीवियसली सिलेबस को देख रहा हूं तो सबसे पहला लिखा हुआ था नेटवर्क ग्राफ, लेकिन अब यहां पे जो ग्राफ थ्योरी है, नेटवर्क ग्राफ मतलब ग्राफ थ्योरी, ये हट चुका है, ये ग्राफ थ्योरी हट चुका है।
तो यार इसमें ना खुश होने वाली बात कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ थ्योरी आप कभी भी पढ़ो ऐसे ही 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है यहां से। तो ग्राफ थ्योरी यहां से रिमूव हो चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं हटता तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है ना। फिर इन लोगों ने क्या किया है कि पहले ऐसा मेंशन नहीं था अपने इलेक्ट्रिकल में, लेकिन मेंशन किया है कि जो कॉम्प्लेक्स पावर है, कॉम्प्लेक्स पावर और एंड फैक्टर्स, पावर फैक्टर बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, ऐसा उन लोगों ने इस बार स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो यार ये यहां से तो क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में हर साल आता ही है, मैं खुद ये सब्जेक्ट को लेता हूं तो मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉम्प्लेक्स पावर और फैक्टर ये नहीं भी होता है ना तो भी अपने को पढ़ना पड़ता है। तो ये टॉपिक तो आप स्किप करोगे नहीं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो आपको इसको और अच्छे फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है अलग से, आराम से पूरा मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक, सो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात होगी, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं तो मेरे पास है EMT, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास जो सिलेबस में लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है कुछ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक, तो बस यहां पे अपने पास ये दो है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, डाइवर्जेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सेवर्ट लॉ, फैराडेस लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सब कुछ, और लॉरेंट्ज लॉ, ये इंडक्टेंस, सब कुछ, कैपेसिटर, सब कुछ पढ़ना है अपने को। तो ये एज यूजुअल है, यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे पहले था आज भी वही है। और आजकल मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रिकल में यहां से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना, और टफ क्वेश्चन होता है। अगर मैं आपको बोलूं आपको EMT रेडी करना है ना, तो आपको अपने 11th और 12th, खास करके 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ लो, NCERT बुक, क्वेश्चन लगा लो। मैं आपको दावे से कहता हूं एक सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, दावे से कह रहा हूं। NCERT 12th क्लास NCERT पूरा सॉल्व कर लो क्वेश्चन, पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, अगर अपन देख रहे हैं यहां पे 3rd नंबर, और वो है मेरे पास सिग्नल एंड सिस्टम, तो सिग्नल एंड सिस्टम में मेरे पास जब बात होती है तो इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूं कि एक सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है। क्या? एक सिंगल वर्ड मेरे पास चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात किया कि नो चेंज, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया था तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स का ना सिग्नल सिस्टम काफी ऊपर लेवल का होता है। क्वेश्चन का लेवल इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में सिग्नल सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा होता है। और वहां पे हम लोग जैसे बात करें DTFT पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन FFT पढ़ते हैं, तो FFT रिमूव हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने बता चुका है वीडियो में। और अपने पास था डिजिटल फिल्टर, डिजाइन टेक्निक्स, ये सब हट चुके हैं वहां से, है ना। FIR, IIR, पैरेलल, कास्केड स्ट्रक्चर, ये सब वहां से रिमूव हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिकल में था ही नहीं पहले भी। और सिग्नल सिस्टम का जो लेवल होता है इलेक्ट्रिकल में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा कम होता है ना। चलो अगर मैं बात करता हूं 4th नंबर, तो 4th नंबर मेरे पास है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन वन ऑफ द खतरनाक सब्जेक्ट फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स फॉर गेट 2021, या कोई भी गेट की बात करें तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, DC मशीन हो गया, 3 फेज इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, डिक्टो, हर चीज यहां पे डिक्टो लिखा हुआ है मशीन के लिए, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां पे कोई भी चेंजेस यहां पे नहीं हुआ है, ये देखो नो चेंजेस। ठीक, सब कुछ वैसा ही है, नो यहाँ पे चेंजेस इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो ये मेरे पास बात हो गई है, पहले भी था आज भी वैसे ही है इलेक्ट्रिकल मशीन। और ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट होता है अपने आप में, इसके अपने को मेरे ख्याल से क्या भीमरा का नाम होता है बुक, और इसका अपने को बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, 2 पार्ट में पढ़ना पड़ता है ना, काफी लेंथी सब्जेक्ट होता है ये। चलो 5th नंबर बात कर लेते हैं यहाँ पे, और वो है मेरे पास पावर सिस्टम। तो यार यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि सर ये नो चेंज वाली बात हुई है, कोई भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, एक सिंगल टॉपिक चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, पूरा वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट हुआ है। अगर 6th नंबर बोले तो यहां पे बात हो रही है कंट्रोल सिस्टम का, और कंट्रोल सिस्टम में मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक टॉपिक ना उन लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है, और ये टॉपिक है RMS वैल्यू, और उसके बाद एवरेज वैल्यू, और उसके बाद यहां पे कैलकुलेशन ऑफ जनरल पीरियोडिक वेवफॉर्म,
ठीक, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई ये आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू तो हर एक गेट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। ये तो आप लोग नेटवर्क में भी पढ़ते हो, फिर सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ते हो, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो भाई कंट्रोल सिस्टम में उन लोगों ने एक्सप्लिसिटली वहां पे मेंशन किया हुआ है। अगर मेंशन नहीं भी करते ना तो भी आपको पढ़ना पड़ता, कोई बड़ी चीज भी नहीं है। 2 घंटा दे दो इस टॉपिक में, रेडी हो जाएगा ऐसे ही। तो मैं बोलूंगा कि कंट्रोल सिस्टम में मेरे अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं है, ये ऑलरेडी सिलेबस में था, सब टॉपिक्स के फॉर्म में हम इसको पढ़ते थे। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं 7th नंबर, और यहां पे बात कर रहे हैं मेजरमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स। तो मैं बोलूंगा कि यार ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक छोटा सब्जेक्ट होता है, और इसमें भी उन लोगों ने कोई टॉपिक ऐड ना तो रिमूव किया है, मतलब नो चेंज, एक का वैसा ही है। अगर अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले तो ये मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि जो सिलेबस मुझे दिख रहा है पूरा हर चीज डिक्टो, यहाँ पे प्रीवियस सिलेबस और अभी का सिलेबस वैसा ही है जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। तो मैं बोलूंगा इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। क्या कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं? तो सर आप बता ही क्यों रहे कोई चेंज हुआ ही नहीं है? तो अभी बताने वाला हूं आप लोग के लिए फेवरेट जो यहाँ पे चेंज हुआ है, और वो ये है मेरे पास टॉपिक एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग एंड डिजिटल ये अभी बचा हुआ है, लास्ट मेरे पास यही होने वाला है। ठीक है, सो लास्ट मेरे पास 9th नंबर वो है एनालॉग। सबसे पहले मैं एनालॉग की बात कर लेता हूं। अगर मैं एनालॉग की बात कर रहा हूं तो मैं प्रीवियसली अगर सिलेबस को देखूं तो एनालॉग में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट होता है एनालॉग को वो काफी डीप में पढ़ता है, पूरा थ्योरी से लेके पूरे न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन तक। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट होता है वो जे डायोड हो गया, ऑप एम्प हो गया, एम्पलीफायर्स, ये वो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ता है इलेक्ट्रिकल वाला। तो इलेक्ट्रिकल में एनालॉग को टैकल करना इजी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में टफ होता है, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है, ऐसा सब भी कहते हैं। ठीक, तो यहां पे एनालॉग में मेरे पास कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन उन लोगों ने ना यहां पे यही चीज लिखा हुआ है। क्या चीज? कि ये सैलेंट की। सर ये सैलेंट की सर्किट क्या है? मुझे पता नहीं, पहली बार सुन रहे क्या? नहीं यार, ये आप लोग टॉपिक जानते होंगे, इसका नाम है सैलेंट की सर्किट। जब हम लोग ओपैम्प के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं ओपैम्प का, तो मैं ओपैम्प के लगभग, जब मैं ओपैम्प लेता हूं एनालॉग, तो 28 से 29 एप्लीकेशंस में सिर्फ ओपैम्प के बताता हूं, काफी टाइम लगता है उसमें। तो उसमें एक टॉपिक होता है एक्टिव फिल्टर्स। हम लोग जब पढ़ते हैं ना पैसिव फिल्टर्स, आरसी फिल्टर, आरसी फिल्टर यहाँ पे पढ़ते हैं, ये सब कुछ। तो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, तो उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है मेरे पास कि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर के लिए अपने पास, और वैसा ही एक्टिव फिल्टर और रिएक्टिव फिल्टर। मतलब कि ये जब पढ़ते हैं सैलेंट की हम लोग सर्किट, तो ये ओपैम्प के एप्लीकेशंस में पढ़ते हैं। हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे तो लो पास फिल्टर भी 2 टाइप का होता है, या हाई पास फिल्टर भी 2 टाइप के होते हैं। सिंगल स्टेज लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, और 2 स्टेजेस। और उसी 2 स्टेजेस में जब लो पास फिल्टर बनता है या हाई पास फिल्टर बनता है, वो जनरली आता है ओपैम्प के साथ। ओपैम्प को हम यूज करते हैं फिल्टर्स बनाने में। ठीक, तो उसमें हम बोलते हैं उसको सैलेंट की सर्किट, जहां पे 2 स्टेज में लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर लगा होता है। तो ये वर्ड तो हम लोग पहले भी मेंशन करते थे, अब इस सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। तो यार यहां से क्वेश्चन तो मेरे को लगता है बनता है। बाकी अगर मैं एनालॉग को देख रहा हूं तो इसमें कोई भी चेंज अब नहीं है, मेरे को लग रहा है कोई चेंज यहां पे है। ओके, IC 555 टाइमर तो यहां पे था ही नहीं पहले भी, तो अभी भी नहीं है ये चीज, है ना। ये अगर मैं कंपेयर कर पा रहा हूं यहां पे प्रीवियस सिलेबस से, तो ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ऑसिलेटर वगैरह टॉपिक तो पढ़ना पड़ता ही है ना एनालॉग में, तो ये अभी भी है अपने पास। और अगर बात करें फीडबैक एम्पलीफायर का, तो फीडबैक एम्पलीफायर मेंशन है अभी एनालॉग में, इलेक्ट्रिकल में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में फीडबैक को हटा दिए गए। तो भाई ये तो अलग बात हो गई ना, बहुत अजीब बात हो गई। फीडबैक तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, पढ़ना ही है आपको। ठीक, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट डिजिटल। तो डिजिटल में अपने को खुश होने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल का इतना बड़ा सिलेबस होता है, उसको करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसमें उन लोगों ने एक चीज की लोड कम कर दी है, और वो लोड ये है कि अपने पास जो लोग को 8085 माइक्रो प्रोसेसर पसंद नहीं था, उन लोगों ने रिमूव कर दिया है।
यार 8085 पूरा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें 74 इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ते हैं। आर्किटेक्चर हो गया, उसकी जो प्रोग्रामिंग्स देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद इंटरफेसिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग, आईओ इंटरफेसिंग, ये सब कुछ देखना पड़ता है, जो कि 8085 एक पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है विद डिजिटल। तो ये यहां से क्वेश्चन 3 साल में एक बार आते हैं, कभी कभी तो 6 मार्क्स से भी क्वेश्चन 1 साल में दिख जाते हैं। तो ये टॉपिक स्किप कर दिया गया है गेट 2021 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो आप खुश हो जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी मेंशन नहीं है, मतलब ये टॉपिक स्किप कर दिया है, लेकिन उसके बिहाफ में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को लेके आया है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में चिंता का विषय नहीं है, यहां पे इसके साथ कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है, तो ये टॉपिक अब यहां पे नहीं है। तो भाई खुश हो जाओ, ये मेरा ना फेवरेट टॉपिक है, सबसे अच्छा मेरे को लगता है यही चीज पढ़ाने में और पढ़ने में भी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट डिस्कशन होता है इलेक्ट्रिकल का, और मैंने यहाँ पे सब कुछ आप लोग को बता दिया है, पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स का और टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर, अभी मैं आपको बोलूं कि ये वीडियो के बाद कुछ दिन में आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे वीडियो आएंगे मेरे, जनरल एप्टीट्यूड के अलग से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, और पूरा सिलेबस का मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा आपको कौन कौन से रिफर करने, क्योंकि आपको बुक्स तो आप पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको गेट बहुत अच्छे रैंक से निकालना है, क्योंकि एमएसक्यू की बात हो चुकी है अब यहाँ पे। और ये आईआईटी जेईई के लेवल में अपन इसको पहले भी अपने देखे होंगे, आईआईटी जेईई में ऐसे होता था कि जहां पे मल्टीपल आंसर्स अपने को देने पड़ते थे, तो ये अब उन लोगों ने गेट में भी इसको एक्सेप्ट किया और ये लेके भी आ गए लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में मैं बोलूं कि कोई भी खास चेंजेस तो नहीं है, गिना चुना चेंजेस है, वैसा का वैसा ही है, तो आप लोग डरो मत। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वास्ट होता है, तो पढ़ते रहो, बुक्स पढ़ो, और मेरे वीडियोस हर एक के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आने वाले हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी आएंगे और पूरा होल सिलेबस के साथ भी आएगा। तो अब बस आप लोग तैयार रहो, और आप लोग को ऑल द बेस्ट आप लोग की प्रिपरेशन के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे जरूर पूरे सिलेबस के साथ। और इंस्ट्रूमेंटेशन पे तो उन लोगों ने खेल दिया खेल, है ना। जो लोग सोचते थे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में गेट निकालना आसान होता है, अब निकाल के बताओ, खेल दिए लोग खेल, वहां पे पूरा खत्म कर दिए इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आसान नहीं होगा इंस्ट्रूमेंटेशन पे, जैसा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स साथ होता है ना, वैसा ही इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ भी कर दिया उन लोगों ने, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, लेकिन खेल दिए लोग खेल। समझ में आ रहा है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।